चलो दोस्त, एक बार फिर से गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और आपको बता दें कि आप लोग कैसे हो। आप आई होप बिल्कुल अच्छे मस्त स्वस्थ होंगे। हम तो बिल्कुल स्वस्थ है। आपके सामने हम आकर पढ़ा नहीं रहे थे, बहुत दिन से बोर्ड हम नहीं ला रहे हैं। आपके सामने अभी भी दिख रहा है कि देखो मेरे दोस्त, अभी भी हमारा हाथ में अभी भी सुइया के लिए, इंजेक्शन के लिए अभी भी लगा हुआ है। और इंजेक्शन डेली सुबह शाम कर रहे हैं। ठीक है ना। हम बिल्कुल अच्छे से अभी स्वस्थ नहीं है, फिर भी हम आपका क्लासेस बंद नहीं कर रहे हैं। अभी हम बिस्तर पर बैठे हुए हैं, हमारे सामने कैमरा रखा हुआ है। वैसे कैमरा तो पीछे भी है, जो बोर्ड पर के क्लासेस होता है। फिर भी हम अभी क्लास 12 के हिंदी का आप देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा, हम भी बगल में दिख रहे हैं। तो हम पर फोकस ज्यादा कम करके थोड़ा सा अगल बगल में फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में आपको क्या बताने वाले हैं, बिहार बोर्ड के लिए बात करें, स्पेशल बिहार बोर्ड का क्लासेस हमारे यहाँ होता है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 की बात करें, यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ अपना हिंदी का। तो क्लास 12 की हिंदी का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 15 नंबर इजी से आ जाएगा आपके एग्जाम में। टोटल आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से आपको 15 नंबर आराम से उठा सकते हो 10 टॉपिक पढ़ के। मेरे दोस्त आपको बता दें, यह लेक्चर आपको अच्छे नंबर लाने के लिए और कम पढ़े या कुछ नहीं पढ़े हैं या किसी रीजन बस नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हीं के लिए हम लेकर आया हूँ। ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा धैर्य पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सोच सकते हो कि मेरी तबीयत इतना 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में हम भर्ती थे, एडमिट थे, फिर भी हम परसों वापस आए हैं, अभी भी मेरा दवा चल रहा है, फिर भी हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। तो आप थोड़ा भी अपने का दायित्व बनता है कि थोड़ा सा क्लासेस को धैर्य पूर्वक देखें। मेरे दोस्त आपको बता दें, चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, चलिए। तो लेक्चर में आपको बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा इमेज को मैं नीचे कर देता हूँ कि ताकि मैं आपको अब दिख रहा होगा पूरे वर्ड। चलिए, अब आराम से दिख रहा होगा। तो मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है, हार जीत कविता में मार्क्स वाले की क्या भूमिका है। जो हार जीत कविता है उसमें मार्क्स वाले की क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन 2000 बिहार बोर्ड की 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो हार जीत कविता में मार्क्स वाला की क्या भूमिका था। अगर बात करें मार्क्स वाला की, तो मार्क्स वाला की भूमिका क्या है। देखिए, मार्क्स वाला कहता है, उसका कथन क्या है। तो मार्क्स वाला का कथन है कि मार्क्स वाला का कथन है कि देखिए, मार्क्स वाला का कथन है कि हम एक बार फिर से हार गए हैं। मार्क्स वाला कहता है कि हम फिर से एक बार हार गए हैं। ठीक है ना। और गाजे बाजे के साथ, मतलब गाना बजाना के साथ, जीत नहीं हार लौट रही है। ये कौन कहता है, मार्क्स वाला। यानी कि मार्क्स वाला का कथन है, देखो मेरा फीस के अगल बगल में क्या वो मैटर नहीं करता है, हम क्या पढ़ा रहे ये मैटर करता है। ठीक है ना। तो हार जीत कविता में मार्क्स वाला की क्या भूमिका है, इस पर बात हो रही है। तो ध्यान रहे, मार्क्स वाला का कथन मतलब उसका कहना है, मार्क्स वाला का कहना है कि हम एक बार फिर से हार गए हैं। ठीक है ना। और गाजे बाजे के साथ, मतलब गाजा बजाना के साथ, जीत नहीं हार लौट रही है। जीत नहीं हार लौट रही है। मूल्य बात की ओर ध्यान नहीं दिया दे रहे हैं। यानी कि मूल बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि जो मूल बात है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि मार्क्स वाले की एकमात्र जिम्मेदारी सड़क को सींचने भर की है। यानी कि मार्क्स वाला सोच रहा है कि मेरा एक या कहना है, उसका लोगों को कहना है, अगल बगल कहना है कि मार्क्स वाला का सिर्फ काम क्या है, सड़क को सींचना है। उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है को किसी के सामने बोल सकता है, किसी के सामने लिख सकता है, उसकी कोई आजादी नहीं है। वहां की जनता भी भोला भाली है, जो नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है, यह कहता है। तो कहता है, मार्क्स वाला का कथन है कि एक बार फिर से हम हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ, यानी कि गाना बजाना के साथ, जीत नहीं हार लौट रही है। ठीक है ना। हार लौट रही है। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्र। तो बात करते आगे। और मूल्य बात की ओर ध्यान न देकर, यानी कि नहीं दिया जा रहा है। और विडंबना यह है कि मार्क्स वाला केवल सड़क को सींचने भर की है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सड़क को सींचने भर की है। ठीक है ना। सच बोलना या लिखने की नहीं, उसकी सच बोलना और लिखने की नहीं है उसकी आजादी। ठीक है ना। मार्क्स वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, यानी कि वह गरीब और दलित वर्ग का एक प्रतीक है। ठीक है ना। नागरिक का भी यही दशा है। वहां की नागरिक का भी यही दशा है, मार्क्स वाला के नहीं, नागरिक का भी यही दशा है। ठीक है ना। और यहाँ पे किसकी जीत नहीं हुई है, मतलब किसी की जीत नहीं हुई है। अगर जीत भी जाता तो क्या बात, क्या फायदा, जब नागरिक भी लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। एक मार्क्स वाला जो मार्क्स लगाए हुए सड़क को सींच रहा है, सड़क के अगल बगल में खर पताई हटा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, कुछ लिख नहीं सकता है, तो जीत की क्या फायदा। तो ये कहता है किसी यहाँ पे किसी की जीत नहीं हुई है,
इस कविता में कवि इतिहास और जीवन की यथार्थ का परिचय करता है। यही मार्क्स वाले की विडंबना है और मार्क्स वाले की कथा है। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी चीज सीख देता है। तो मुझे इतना आशा है कि आप बिल्कुल आप अच्छे करने का प्रयास करोगे, याद करने का प्रयास करोगे। और यह पीडीएफ आपको मात्र कितने में मिल रहा है? 99 रुपए में। और केवल हिंदी नहीं, ऑल सब्जेक्ट का आप प्राप्त कर सकते हो। केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, केवल दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर नहीं, सब चीज आपको मिल जाएगा ओनली 99 रुपए में, ऑल सब्जेक्ट। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। 91 17 82 30 62, 82 30 62। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कीजिए। दूसरा का क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन कहता है, अगर वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता? क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि अगर हमको वाक्य शक्ति नहीं होता, मैं थोड़ा सा इमेज को अपना देख लेता हूँ कि इमेज कहाँ होना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत और परेशानी की सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इमेज सही जगह है, आप हम भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखो, हम आपके सामने आए हैं कि ताकि आई कांटेक्ट हो, और आई कांटेक्ट होने से थोड़ा सा बच्चे में अच्छा लगता है। आप खुद समझ सकते हो और हम भी खुद समझ सकते हैं कि आपकी कहाँ तक आपकी दिमाग है, कहाँ तक सोच हो सकती है। चलिए, तो बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? वाक्य शक्ति मतलब जो बोलने की शक्ति है, अगर यह नहीं होता तो क्या होता? पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि गूंगा हो। सोचिए आप एक बार कि अगर बोलने की शक्ति ना होता तो पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी हमारा क्या होता? गूंगा हो, है कि नहीं? तो देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के, ध्यान रखना। हमें वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य की यहाँ पे मनुष्य को यहाँ पे सृष्टि की ही सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। सृष्टि मतलब दुनिया, भगवान का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसकी वाक्य शक्ति है, उसकी बोल चाल है, और वो बोल सकता है। वो सबसे बड़ी उसकी महत्वपूर्ण योगदान है, भगवान का दिया हुआ। वही कहता है कि हमें वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। और मनुष्य को सृष्टि भगवान की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। अगर भगवान ने उनको दिया है कुछ भी सबसे महत्वपूर्ण, तो उनकी वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति है। ठीक है ना? इसी वाक्य शक्ति के कारण हम इसी वाक्य शक्ति के कारण हम वहां पे समाज में क्या करते हैं? समाज में वार्तालाप करते हैं, समाज में झगड़ा झंझट करते हैं। ठीक है, बउआ सोना करते हैं, है कि नहीं? समाज में बोलचाल, झगड़ा झंझट से लेकर गाली गलौज सब करते हैं, इसी वाक्य। ठीक है, ये मुहवा पान खियावेला, ये मुहवा लात खियावेला, है कि नहीं? तो वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब किसी की बातें के सामने रखते हैं, अपनी भावना की, अपनी जो अंदर जो कुछ इच्छाएं हैं, उस चीज को वाक्य के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और इसी की यही अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। और यही मतलब किसी के सामने किसी से चीज को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है, वाक्य शक्ति का भाषा कहलाता है। अभिव्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी यहाँ पे पारस्परिक संबंध होता है। व्यक्ति क्या है? समाज में रहता है। तो सिंपल है कि व्यक्ति जब समाज में है, उसकी पारस्परिक संबंध क्या होगा? उसके समाज के अगल बगल लोगों से होगा ही पारस्परिक संबंध, और कुछ जरूरतें होती है। इसे वाक्य शक्ति के कारण यह मनुष्य है, और इसी वाक्य शक्ति के कारण ये मनुष्य है। अगर वाक्य शक्ति ना होता तो ये मनुष्य नहीं, जानवर में, जीव जंतु में गिनती आता, है कि नहीं? देखो, मुझे बैठे बैठे भी थोड़ा सा मतलब क्या होती, पैर में दर्द होना शुरू हो रहा है। हम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि लगातार एक तरह से बैठ कर हम क्लासेस नहीं ले सकते, है कि नहीं? चलिए, उतना आप लोग ध्यान नहीं देना, ठीक है ना? समझ सकते हो। तो और इसी वाक्य शक्ति के कारण क्या होता है? वह मनुष्य है। अगर उसके पास वाक्य शक्ति ना होता तो क्या वो मनुष्य हो पाता? क्या वो मनुष्य है? नहीं। जिसके पास वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो एक प्रकार के साधारण सा जीव जंतु है कि नहीं? यदि हमें इसी वाक्य शक्ति का अभाव होता, अगर हम इस वाक्य शक्ति का अभाव मतलब नहीं होता, तो क्या होता? मनुष्य जानवरों की भांति क्या होता? बिल्कुल सही बात है। मनुष्य क्या होता? जानवरों की भांति होता, है कि नहीं? तो मनुष्य क्या होता? हमें जानवरों की भांति होता। वह अपनी क्रियाओं की अभिक्रियाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी बोल चाल, चाहे आप लोग कहा जाते फटाक से प्रपोज करते हो करते हो ना प्रपोज, तुमसे बातें करोगी, है कि नहीं? तो अपनी क्रियाओं का व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग को, अपने अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसके अंदर जो भी है, वो व्यक्त नहीं कर पाता। हम इस
सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, और जो भी हमारे अंदर सुख दुख है वह सिर्फ हम महसूस करते, किसी के सामने कह नहीं सकते थे, डॉक्टर के सामने ये बता नहीं सकते थे कि हमको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा, एक बारी तो अपने से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा, हम अपनी तरफ से पूरा जितना बोले हैं अगर इसको माइंड में फिट कर लेते हो तो आराम से अपने से भी इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बता दें ये क्वेश्चन सब काफी खास है और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हम स्पेशल लेके आए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने देखा जाए तो सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो मेरे दोस्त आपको बता दे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करने के प्रयास करता हूँ और मैं अपने इमेज को एक जगह ऐसे सेट करता हूँ। देखो ऐसे जैसे नीचे है तो मैं आपको 2020 बगल में दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, हम इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। चलो मैं इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ताकि देखो हम हरदम एडजस्ट करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम इसमें कोई भी ऐसा स्लाइड नहीं दिए हैं जहाँ पे हम इसको इमेज को हम रख पाए। ठीक है ना, क्योंकि हम एकाएक ऐसा सोचे, बच्चे का कहना था, सभी लोगों का कहना था कि सर आके सामने पढ़ाइए, तो थोड़ा सा आपकी नजर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और दोनों काम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्त। शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी क्या कार्य है, ये स्पष्ट करें। शिक्षा का अर्थ होता क्या है, इसकी कार्य क्या है, इसके स्पष्ट करना है। चलिए, शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ है कि जीवन के सत्य से परिचय होना। शिक्षा का अर्थ होता है जीवन में सत्य का परिचय होना। सत्य क्या है, सच, ट्रूथ। ठीक है ना, ट्रू का परिचय कराना, सत्य का परिचय कराना। ठीक है ना, और संपूर्ण जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की हमारी मदद करना, और पूरे जीवन में जो अपनी प्रक्रियाएं हैं, अपनी क्रियाएं हैं, इसको समझने में मदद करना। शिक्षा का असली अर्थ ये होता है, क्योंकि जीवन जीवन जो है वहां पे विलक्षण है, जीवन है विलक्षण है। ये पक्षी से, ये पक्षी से फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये समझिएगा, ये समस्त सब हमारा जीवन है। फिर समझिए, जीवन क्या है, विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सब हमारी जीवन है, ये सब हमारी जीवन है। चाहे वृक्ष की बात करें, तांस का चांद सितारे की बात कर ले, वैभवशाली वृक्ष की बात कर ले, पेड़ पौधे की बात कर ले, जीव जंतु की बात कर ले, सब क्या है, हमारा हमारा शिक्षा है। ठीक है ना, ये हमारा जीवन है। ठीक है ना, केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, पितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। केवल इतना ही नहीं, इससे कई ज्यादा जीवन है। ठीक है ना, हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हम विवाह कर कर लेते हैं, और कुछ परीक्षाएं पास करके हम विवाह कर लेते हैं। लोग कहता है चट मंगनी पट विवाह, कि आप ये परीक्षा पास के लिए तो विवाह करने योग्य हो गया। विवाह करने योग्य तभी हो पाइएगा जब आपकी असली शिक्षा प्राप्त। ठीक है, तो क्या होता है, हम विवाह करने योग्य हो गए, बच्चा पैदा कर लेते हैं, हम सदैव जीवन भर वहां पे भयकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। और सिंपल होता है, परीक्षा पास कर लेते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं और विवाह करने लायक हो जाते हैं, आपका विवाह हो जाता है, बच्चा पैदा कर लेते हैं, और सदैव जीवन भर आप इस चीज का चिंता में रहते हैं कि भाई भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, व्याकुल रहते हैं, आप जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास शिक्षा की अभाव है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही, बच्चे पैदा करना ही, विवाह करना ही ये शिक्षा नहीं है। ठीक है ना, शिक्षा इन सब यहाँ पे निराकार करती है, शिक्षा इन सबों को निराकार करती है। भय के कारण मेधा शक्ति वहां पे कुंठित हो जाती है, भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है, शिक्षा से हमें दूर कराती है, और इस शिक्षा से क्या होता है, हमें दूर कराती है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में आपकी सहायता करती है, और शिक्षा जो है समाज के ढांचे में, समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में उसकी सहायता करती है। ठीक है ना, यह समाज और सामाजिक समस्याओं के निराकरण करता है, और शिक्षा का कार्य यही है। और समाज का जो भी दुख दर्द है शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं, नॉलेज है तो दूर कर सकते हैं। मेरे मित्र आपको बता दिए क्वेश्चन काफी खास था, और आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है, अगर इसको पढ़ने के प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा है। कला, कला के लिए सिद्धांत क्या है। मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह ज्यादा है, तो बड़ा करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके आई कांटेक्ट अच्छा से हो पाए।
ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन कहा गया है सिंपल बेस में, क्वेश्चन कहता है कि कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला कला की सिद्धांत की बात करें तो कला कला के लिए सिद्धांत है, क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए कला, यहाँ पे कला रसिक रसिक अनुभूतियों का एक सरोवर है। जो कला होता है, कला मतलब आर्ट, जैसे कि आपके पास कुछ चित्र कला का आर्ट है, कोई चोरी करने का आर्ट होता है, कोई ताला तोड़ने का आर्ट होता है, किसी को चुतिया बनाने का आर्ट भी होता है, ठीक है ना। मतलब हर चीज दुनिया में, हर चीज एक आर्ट है, कला है। हर चीज से सब कुछ, सब चीज नहीं हो सकती। तो कला यहाँ पे रसक अनुभूतियों का एक सरोवर है। कलाकार कला का रचना से कई कृत खड़ा करता है। कलाकार जो होता है अपनी अनुभूतियों और अपनी अनुभवों से कृत खड़ा करता है, और कलावृत्ति की प्राकृतिक रस प्रदान करता है, और कलावृत्ति की जो आपको प्रकृति होता है वो रस को प्रदान करता है। और कला के नाम पर एक आडंबना की रचना होती है, और यहाँ तक एक कलाकार के साथ साथ उसके दुष्परिणाम भी क्या होते हैं कि उसी के जैसा कोई विडंबना होते हैं। और यहाँ पे आडंबर जिसको हम कहते हैं, जिसको कहा जाता है उसी के जैसा, ठीक है ना। तो कला के नाम पर एक आडंबर मतलब होता है ना कि मतलब ओरिजिनल चीज बताकर डुप्लीकेट दे देना, उसी तरह से कला के नाम पर भी एक आडंबर होता है। और कला कला के लिए है, न कि मन की कला कला के लिए है, न कि मन की अतृप्त उत्पन्न करने का सरोवर है। तो कला की बात करें, कला एक बहुत अच्छा चीज है, और कला शब्द की बात नहीं है, कला अनुभूतियों का एक सरोवर है। और कला में जाओगे आप, अगर जिसमें मन लगने लगेगा हमको ये चीज करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी संभव है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। देखो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो ज्यादा हम इसको और डीप में लेके जाए, क्योंकि आपको पता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, यह जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, ये क्वेश्चन 2017, 2018, 2021, 2024 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। कभी कभी इस क्वेश्चन को आपको ये भी कर सकता है कि उसने कहा था जो कहानी है। एक मिनट मैंने, आप कहोगे सर क्या कर रहे हैं है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बता दे, क्योंकि क्या कर सकते हो, जब दुख आता है ना तो किसी को पता नहीं होता है, और दुख किस तरफ से कभी भी आ सकता है, कोई नहीं जानता है कि नहीं। चलिए, देखो ये भी अभी दर्द कर रहे हैं, अच्छे से दर्द कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंजेक्शन के लिए हटा नहीं सकते। पहले इसमें था, तो इसमें हो गया, क्या जाम हो गया एकाएक, कितना दिन लग सकता है। तो इसमें से हटाकर इसमें हम करवा लिए, क्योंकि नस इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसमें लाना पड़ा। हो सकता है कि अब 2 दिन बाद इसमें से चेंज करके फिर इसमें लाना पड़े, हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है आपसे कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन ये भी कह सकता है आपको, यही सेम क्वेश्चन का आंसर होगा, और क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपका उसने कहा था कहानी का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन में ध्यान रखना, उसने कहा था कहानी का चरित्र चित्रण या लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, बात वही है, आंसर में यही लिखना है। देखिए, प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र लहना सिंह है। ये जो प्रस्तुत कहानी है, जिस नाम है उसने कहा था, उसके प्रमुख पात्र जो होता है लहना सिंह है, ठीक है ना। लहना सिंह, हजारा सिंह, बौधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, और इन पात्रों में लहना सिंह कहानी की मुख्य पात्र है। ऐसे जो प्रस्तुत कहानी है का मुख्य पात्र में बहुत सारा पात्र है, जैसे फिल्म होता है उसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन, गुंडा, एक हंसी वाला, एक दोस्त, बहुत सारा फैमिली का बहुत सारा मेंबर से मिलकर कहानी फिल्म बनता है। उसी तरह से ऐसे उसने कहा था एक फिल्म भी बना हुआ है, आप देख सकते हो, प्रेम की कहानी है। प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र लहना सिंह, हजारा सिंह, वौदा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, इस पात्रों में इतना पात्र है। इसमें से मुख्य पात्र लहना सिंह है, मुख्य पात्र लहना सिंह है। यह एक आदर्श कहानी है। आदर्श कहानी, प्रेमी लहना सिंह और प्रेमिका सरदारनी विवाह रहित होकर भी अपने हृदय में प्रेम के दीप जलाते रहे। मतलब समझिए, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे प्रेमी लहना सिंह, जो प्रेमी लहना सिंह इसलिए क्योंकि वो लहना सिंह जो था वो एक लड़की से प्रेम करता था, और प्रेमिका जो है, प्रेमिका का नाम का जिक्र तो नहीं करता है इसमें। तो प्रेमिका का हम लोग सरदारनी देते, सरदारनी इसलिए तो उस लड़की का विवाह एक सरदार से हो जाता है, इसलिए उसको सरदारनी लोग कहने लगता है, ठीक है ना। तो प्रेमी लहना सिंह और प्रेमिका सरदारनी विवाह रहित, यानी कि वो विवाह नहीं कर पाते हैं। विवाह रहित मतलब विवाह नहीं हुआ, विवाह रहित होकर भी अपने हृदय में प्रेम के दीप जलाते हैं।
जला रहे हैं, वह दीप कभी बुझने वाला नहीं है। और एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, विवाह नहीं होने का, आज तो मजनुआ सब क्या करता है, ससुराल तक पहुंच जाता है। क्या, घर से निकलो कटरीना, गली में सलमान खान आया है, कभी पुदीना लेके चल जाता है, कभी सलमान खान बन के चल जाता है। मतलब गाना इतना भयंकर है, इतना भयंकर भयंकर गाता है सब। मतलब खुनवा काहे करा तारा, ऐसे कुछ बहुत सारा गाना है। तो ये कहता है कि आपने हृदय में प्रेम के दीप जलाते हैं, ठीक है ना, वह दीप कभी बुझ नहीं सकता, भले वो विवाह नहीं हुए एक दूसरे से, लेकिन वह एक दूसरे से अभी प्रेम करते हैं, और दीप कभी बुझ नहीं सकता। हजारा सिंह उस सरदारनी के पति हैं, और जो सरदार है उसका नाम है हजारा सिंह, और हजारा सिंह से उस लड़की का विवाह हो जाता है, ठीक है ना, जो सरदारनी बन जाती है, ठीक है ना। और बौधा सिंह उसका पुत्र है, यानी कि वो लड़की का जो पुत्र है, बौधा सिंह नाम है, यानी कि सरदार का बेटा है बौधा सिंह, और प्रेमिका का बेटा भी बौधे, वही बौधे सिंह है ना, क्योंकि सरदार और प्रेमिका का शादी हो गया। प्रेमिका कौन, जो लाना सिंह जिस लड़की से प्रेम करता था। दोनों सैनिक है, दोनों क्या है, सैनिक है। वह कर्तव्य का पक्का है, वह कर्तव्य का पक्का है, झूठ नहीं बोल सकता। उसने वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, किसमें, लाना सिंह में वीरता कूट कूट कर भरी है। इसके शब्द में बिना फेरे घोड़ा, मतलब उसके शब्द में कह सकते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है ना। यानी कि बिना फेरे, जब घोड़ा जब तक फेराता नहीं हो और बिगड़ जाता है, उसी तरह से बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ सकता है, ठीक है ना। यह अभ्यास से ही मनुष्य दक्ष हो सकता है, और अभ्यास करने से ही मनुष्य की सक्षमता और दक्ष हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़कर कोई अपनी वीरता प्रदर्शित कर सकता है, बिना लड़े उसकी वीरता प्रदर्शित नहीं हो सकता। ये लाना सिंह का मतलब, लाना सिंह के बारे में कहा जा रहा है। लाना सिंह भावुक व्यक्ति है, वो जल्दी से भावुक हो जाता है किसी के प्रति, और उससे मानवीय संवेदना कूट-कूट के भरी है, और उसकी ईमानदारी कूट-कूट के भरा हुआ है, ठीक है ना। वो असफल प्रेमी है, असफल इसलिए क्योंकि वह जिस लड़की से प्रेम करता है, उस लड़की से उसका विवाह नहीं हो पाता है। वो अपनी वादों का पूरा करने के लिए अपने जीवन का दांव लगा देता है, और अपने वादा को पूरा करने के लिए अपनी जीवन का जो दांव पूरा लगा देता है। सरदारनी के लिए, सरदारनी को दिए गए वादा को पूरा करने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे देता है। और जो सरदारनी जिस लड़की से वो प्रेम करता था, लहना सिंह, उस लड़की ने वादा किया था कि हमको जीवन भर साथ देना। फिर भी शादी नहीं होता है, तो उसका पुत्र, जो बौधा सिंह उसका पुत्र है, तो पुत्र और लहना सिंह दोनों सैनिक रहता है, सिपाही, और दोनों एक ही जगह रहता है, भारतीय सैनिक रहता है। तो जब बौधा सिंह पर कुछ लड़ाई हो रहा था, तो बौधा सिंह जब घायल होने की कगार पर आया, तो लहना सिंह को पता था कि ये बौधा सिंह कौन है, वही लड़की का बेटा है जिस लड़की से हम कभी भी प्रेम करता था। तो भले आज के दुनिया में तो सब उसको मामा कहना शुरू कर देगा, है कि नहीं, तो उसको फिर बचाता है। तो ये कहता है अपने अपने प्राणों की आहुति देकर लाना सिंह ने कुछ आदर्श व्यक्तियां प्राणों की आहुति दे दी उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। और लाना सिंह अच्छा एक आदर्श व्यक्ति है, सच्चे अर्थों में वही कहानी का नायक है। ऐसे में इसको और डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में तो बुक पढ़ना पड़ेगा या फिल्म देखना पड़ेगा इसका। मेरे दोस्त आपको बता दें कि यह क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ की कथा प्रस्तुत करें। सिपाही की माँ भी चैप्टर बहुत अच्छा सा है, और इसकी कथा प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको 2018 के साथ साथ 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, मेरे दोस्त आपको बता दें। और आपको अभी तक ने आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया, तो लेने के प्रयास कीजिएगा। मात्र आपको 99 रुपए में, 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। ओनली 99 रुपए, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा है, आपको देखो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। एक मिनट दोस्त बता दे आपको। हाँ, हाँ नीचे आपको देखिए, यहाँ पे एक मिनट, नीचे आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है। इस पर कंटेक्ट कीजिए 91 17 82 30 62, और आराम से आप वन मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। सिपाही की माँ का कथा प्रस्तुत करें, ये क्वेश्चन आपको 2018-2024 के एग्जाम पूछा गया है। सिपाही की माँ बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर पढ़ने के प्रयास करें। देखो सिपाही की माँ का हम शुरू कहाँ से करें समझ नहीं आता, इसलिए छोटा सा कहानी शुरू करते हैं। देखिए रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती है। सिपाही की माँ में कथा प्रस्तुत करना है, तो सबसे पहले हम शुरू किए हैं। रात का समय रहता है, माँ बेटी आपस में बात करती है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, मुन्नी कौन है और माँ कौन है, बता देते हैं।
देखो एक बिस्मी नाम की लड़की, एक बिस्मी नाम की औरत होती है, उसके एक बेटा रहता है जिसका नाम मानक रहता है, जो सिपाही रहता है। एक बेटी रहता है जिसका नाम मुन्नी रहता है। तो मुन्नी की माँ है, ठीक है ना? तो मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियां, सहेलिये के कड़े बहुत ही सुंदर है। कड़ा मतलब होता है, इसमें जो पहनने वाला कड़ा होता है, हम बहुत सारा पहने हुए हैं, तो हम कड़ा नहीं पहने, कड़ा होता है, बहुत सुंदर है, जिसे वह सारे गांव में दिखाती है। माँ से कहती है, वो लड़की मुन्नी कहती है माँ से कि माँ, बातचीत करती है और माँ से कहती है कि मेरी सहेली की, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड का कड़ा जो बहुत सुंदर है, और पूरे गांव में दिखाती है, ठीक है ना? और सारे गांव में दिखाती है। तब विष्णी कहती है, विष्णी कौन है? माँ, मुन्नी की माँ का नाम विष्णी है। विष्णी उसे प्यार से प्यारे स्वर में कहती है, मतलब पूरे दिल से, मतलब प्यार से मीठी आवाज में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए क्या लाएगा? तेरा भाई, मतलब तेरा भाई कौन है? मानक, जो सिपाही है। मुन्नी का भाई है मानक, सिपाही, ठीक है ना? तो तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छा करे लाएंगे, उनसे जो उनकी सहेली के पास करा उससे भी अच्छा लाएगा, ठीक है ना? इसके बाद दोनों सो जाती है, इसके बाद दोनों सो जाती है। स्वप्न में विष्णु को मानक, यानी कि मानक दिखाई देता है, यानी कि विष्णु का बेटा रहता है मानक, बगल में लिखा हुआ उसका बेटा, उसका बेटा मानक है जो सिपाही है। तो उसकी जो विष्णु है वो सपना में देखती है, सपना में मानक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? वह उससे बात करती है, वह बुरी तरह घायल है। और अभी पूरी कहानी में नहीं जा सकते ना भाई, यहाँ से सिर्फ कथा प्रस्तुत करना है। पूरी कहानी पर और मजेदार है, क्योंकि वो मानक जो है, मानक बिस्नी का जो बेटा है, सिपाही है, वह वर्मा में लड़ाई करने गया है, और वर्मा में लड़ाई चल रहा है, और काफी दिनों से उसका कोई चिट्ठी नहीं आया है, उसका कोई मतलब रिप्लाई नहीं आया कि लड़ाई में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना? इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, और बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है, ना उसका चिट्ठी आया ना कुछ आया, ठीक है ना? तो बुरी तरह घायल है, वो सपना में देख रही है। कौन? विष्णु, यानी कि मानक की मां घायल है, और यहाँ पे बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। तो सपना देख रही है, अपने बेटे से बात कर रही सपना में। और यह सिपाही, एक सिपाही आता है, और एक सिपाही उसके सामने आता है, ठीक है? और एक पागल बनता है, उसको हम बता नहीं सकते, पागल की तरह कॉल किए जा रहे हैं, हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि कॉल इतना क्यों कर रहे हैं भाई, क्लासेस में है तो काहे बार बार कॉल किए जा रहे हो आप, ये समझ हमको नहीं आ रहा है। तो आगे चलते हैं, और वो मतलब मानक बताता है, मानक कहता है अपने, क्या बोलते हैं, मानक बोल रहा है अपने माँ से कि एक सिपाही उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? और वह उससे मारा हुआ बताता है। और वो जो सिपाही है, सिपाही बोलता है उसकी माँ से कि तुम्हारा बेटा मर गया, यानी कि उसको मरा हुआ बताता है। यह सुनकर विष्णु सहम जाती है, मतलब डर जाती है, ठीक है ना सवाल? लेकिन तभी मानक बोल उठता है, कहता है कि मैं मरा नहीं हूं, अभी मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात करता है, और वह सिपाही मानक को मारने की बात करता है कि मैं इसको मार दूं, ठीक है ना? लेकिन विष्णु कहती है, क्योंकि माँ है भाई तो बोलेगी ही, भले सपना है, मानते सपना है, लेकिन बोलती है। विष्णु कहती है कि मैं इसकी माँ हूं, और इसकी मारने नहीं दूंगी, मैं इसको मारने नहीं दूंगी, ठीक है ना? वह जोर जोर से मानक 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 कहती है, और उसकी आवाज सुनकर मुन्नी वहां आती है। और मानक मानक जब एकाएक डरता है कोई आदमी सपना में, तो एकाएक चिल्लाना शुरू करता है, और अगल बगल के लोग उठ जाते हैं, तो पता चलता है भाई सपना था, ठीक है ना? तो उसकी आवाज, आवाज सुनकर मुन्नी आ जाती है, क्योंकि मुन्नी अलग सोई रहती है, और उसकी माँ जो विष्णु अलग सोई रहती है। और माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया का सपना देखती हो। तुम्हें पता चल जाता है कि वो रोज रोज का आदत था, ठीक है ना? जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्द ही आएंगे, मतलब भैया, उसके जो भैया है, मुन्नी का जो भैया है मानक, वो कहाँ गए हैं? वर्मा की लड़ाई में गए हैं, वर्मा की लड़ाई में गए हैं, तो वहां आएंगे, जल्द ही आएंगे। वो फिर माँ को लेकर गले लगा लेती है और सो जाती है। ये बेसिकली माँ की, सिपाही की माँ की कथा प्रस्तुत है। इसके कहानी पढ़ने के लिए और अच्छा से बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? जहां तक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए उतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने के प्रयास करोगे तो पूरा बुक लिख दोगे, फिर भी खत्म नहीं होने वाला है। हिंदी है भाई, इसका कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहा क्या है, इसकी इसकी खोज की जा रही है, मतलब इसकी खोज क्यों की जा रही है? लोहा है क्या, और इसकी खोज क्यों की जा रही है, इस पर बात करते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, आपको बता दिया जाए, ठीक है ना? और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया तो लेने के प्रयास कीजिएगा।
ठीक है ना? चलिए, और यह जो क्लासेस है 7 बजे है, मतलब आपको डेली 7 बजे सुबह शाम दोपहर में 1 बजे से क्लासेस मैं डेली दे रहा हूँ क्लासेस, तो क्लासेस के स्किप नहीं करना है। और प्रयास कीजिएगा कि अगर हम ऐसे भी पढ़ाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? चलो बात करते हैं। देखो, यहाँ पे बूढ़ा मार्क्स वाला देश की राजनीतिक से वंचित है। जो मार्क्स वाला वहां पे है, अभी मार्क्स वाला के बात हम थोड़ा देर पहले कर रहे थे क्वेश्चन में, तो मार्क्स वाला बूढ़ा है और वह देश की राजनीतिक से वंचित है, उसको राजनीतिक पता नहीं है। वो सिर्फ उसका काम क्या है, केवल सड़क को सींचना और सड़क के अगल बगल के जो घास फूस है उसको उखाड़ना, सींचना, इसका पानी पटाना, ये सब काम है उसका। दूसरा कोई उसको ना बोलने का अधिकार है, ना कुछ कहने का अधिकार है, ठीक है ना? उसको देश की राजनीतिक से वंचित है, मतलब उसको पता ही नहीं है देश की राजनीति क्या है। अगर उससे जिम्मेदारी मिली होती तो हर हार को हार कहता, जीत को जीत नहीं। देखो सिंपल बात है, बूढ़ा मार्क्स वाला देश की राजनीतिक से वंचित है, अगर उसे जिम्मेदारी मिली होती तो हार को हार कहता, जीत नहीं। हार को हार कहता, जीत नहीं कहता, ठीक है ना? वह सत्य प्रकट करता, वह सत्य को प्रकट करता। उसे तो मात्र सड़क सींचने का काम सौंपा गया, उसको सिर्फ सड़क सींचने का काम सौंपा गया है। उसकी जिम्मेदारी वह है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ सड़क को सींचने भर की है। सत्य लिखने बोलने का मनाही है, उसे सत्य बोलने और सत्य लिखने का मनाही है। फिर भी दूसरे दूसरे क्षेत्र में दखल नहीं देना, यानी कि फिर भी दूसरे क्षेत्र में दखल ना देना, केवल यहाँ पे सींचने से ही मतलब रखना और दूसरे क्षेत्र में दूसरे काम में उसको दखल नहीं देना। दखल देना मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है ना? दखल ना देना और सींचने का मतलब रखना, सींचने से ही मतलब उसको काम है सड़क को सींचने भर मतलब रखना, ठीक है ना? उससे क्या है, यहाँ पे उससे बुद्ध वर्ग की यहाँ पे विवशता झलकती है। उससे क्या होगा, बुद्धि वर्ग की जो विभक्ता जो होती है ना, अ, यहाँ पे यहाँ पे अरे क्या बोलते हैं उसको यार, बोल नहीं पा रहे, तो विवश, ठीक है ना? यहाँ पे विवशता झलकती है, ठीक है ना? विवशता झलकती है, ठीक है ना? अगर इसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेदारी मिलती तो राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती। और इस मार्क्स वाला का, इस सड़क सींचने वाले का, इस बूढ़े मार्क्स वाले का अगर सच बोलने, सच लिखने, अगर बोलने की आजादी होती तो राष्ट्र की, हमारी भारत की, हमारी देश की यह हालत नहीं होती, ठीक है ना? झूठी बातें, झूठी शान, जश्न नहीं मनाया जाता। झूठी शान, झूठी जश्न नहीं मनाया जाता। जीवन के हर क्षेत्र में अमन चैन अमन चैन, शिक्षा दीक्षा, विकास की धारा बहती, ठीक है ना? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए लोहा की खोज हो रही है। लोहा क्या है और इसकी खोज क्यों की जा रही है? इसीलिए क्योंकि जब तक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक कोई अपना आदमी बोल नहीं सकता, कोई आदमी कुछ कह नहीं सकता, जब तक यही हाल होने वाला है। मेरे दोस्त से बता दें, ये क्वेश्चन काफी खास है और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? देखो, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, अगर पॉइंट वाइज में बात किया जाए तो। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण आपको पता है, हर साल कोसी नदी में बाढ़ आता है और चंपारण क्षेत्र डूब जाता है। देखो, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का यहाँ पे नाता पुराना है। जो बाढ़ आने का नाता जो है काफी पुराना है इसको, ठीक है ना? इसके इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। इस भौगोलिक मतलब इस जो भूभाग है, चंपारण की बात करो, पूर्वी और पश्चिमी, आप कहाँ से एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना? ऐसे तो आगे देख लूंगा। हम तो मुजफ्फरपुर से बगल में ही पड़ता है चंपारण, मुजफ्फरपुर के सतले है, मोतिहारी, उसके बाद बेतिया, उसके बाद अलीराज, सब एक ही जगह है अगल बगल में, ठीक है ना? तो चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण यही है कि उसकी नाता काफी पुराना और इसकी भौगोलिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां नेपाल से होती हुई बिहार में इस इलाका में उतरती हैं और हिमालय से होती हुई बहुत सारी नदियां नेपाल से होती हुई बिहार में उतरती हैं, ठीक है ना? और लेकिन बरसात में ये नदियां पे परेशानी का सबक भी सभी की बनाती है। और बरसात के मौसम में ऐसे नदियां तो ठीक रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में ये काफी अपने उफान पर आ जाती है, ठीक है ना? और बरसात में ये नदियां
परेशानी का सबक भी यहाँ पे लड़कियां लोग करती है, इतना ही करती है, लेकिन लड़के लोग, हम लोग क्या है पूरे गांव को जना देते हैं, है कि नहीं? तो बरसात में ये नदियां अपने परेशानी का सबक भी बन जाती है। कोसी नदी, जो कोसी बताया, कोसी एक ऐसी नदी है जो अपनी चंचल धारा की वजह से कुछ ज्यादा ही कहर ढाती है, और इतना कहर ढाती है कि पूरा चंपारण को डुबा जाता है। तो और कोसी नदी की चंचल धारा से वह कुछ ज्यादा ही कहर ढाती रहती है। यहाँ पे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, इसको प्राकृतिक घटना है, इसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के हित में यह है कि इस बाढ़ को मुताबिक जीना सीखना, और याद रखना, और आदमियों को इसके मुताबिक जीना सीखना है, और बाढ़ को मोड़ने का काम भी आप कर सकते हैं। उसके अनुसार से आपको अनुकूल ढलना होगा। देखो, जीवन जीने का एक अनुकूल होता है, जैसा जिस क्षेत्र में रहोगे उस क्षेत्र में आप अनुकूल ढल जाओगे। कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी ही पानी है, और पानी में ही घर है, पानी में ही बाजार लगता है, उसमें बाइक साइकिल नहीं चलता है, सिर्फ नाव चलता है, और नाव में ही घर होता है, वही जगह रहता है सब कोई, पानी के अंदर सब चीज है। वैसा ही जीना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध में या निबंध ने व्यक्त विचारों का संक्षेप लिखे। जो अर्धनारीश्वर आपको चैप्टर पढ़ना है, इसमें कौन कौन से बात अव्यक्त है उसको लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको 2018, 2021 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्त, तो दिखता है आपको इतना अच्छा सा क्वेश्चन 1 मिनट पर था। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा फटाक से। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन को समझाने के प्रयास करते हैं। आप लोग समझने के प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों का उल्लेख करना है या संक्षेपण करना है। ठीक है ना, यही है। देखो, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने बड़े ही उत्तम विचारों के निरूपण किया है। यानी कि जो दिनकर जी हमारे हैं, बहुत उत्तम तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से अपने विचारों को व्यक्त किया है। वे इस वे उस यहाँ पे विभेद को मिटाना चाहते हैं, उस भेद भावना को मिटाना चाहते हैं जो कि नर नारी दोनों को अलग अलग करता है। जो नर नारी को दोनों को अलग अलग करता है, इस भेद भावना को मिटाना चाहता है कि ये नर है, ये नारी है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता, ये लड़का है, लड़की नहीं कर सकता। इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं दिनकर जी, हमारे रामधानी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ठीक है ना? वे पुरुष की इस मानसिकता को पूर्णतः गलत मानते हैं, और जो पुरुष ये सोचता है कि लड़की ये चीज नहीं कर सकती है, उसको यह क्या बताते हैं, गलत बताते हैं। ठीक है ना, पूर्णतः गलत बताते हैं। स्त्री के गुण अपनाकर पुरुष भी स्त्री का सम्मान हो जाता है। अगर कोई स्त्री का गुण अगर पुरुष में आ जाता है, तो क्या देखो, आपने देखा होगा अक्षय कुमार भी बड़ा बड़ा बॉलीवुड, पुष्पा आपने मूवी देखा होगा, उसमें साड़ी पहन लेता है, तो क्या क्या किन्नर हो जाता है? बताओ भाई, तो क्या वो स्त्री हो जाती है? इसमें एक एक्स्ट्रा गुण है कि वो स्त्री का भी रोल निभा सकता है। ठीक है ना? तो गुण अपनाकर पुरुष भी स्त्री के समान हो जाता है। दिनकर जी के अनुसार पुरुष और नारी एक समान है। दिनकर जी के अनुसार पुरुष और नारी एक समान होते हैं। दोनों के अंदर एक दूसरे के तत्व भी विद्यमान है। दोनों के अंदर एक दूसरे के तत्व भी विद्यमान है। नारी पुरुष से किसी भी दिशा में कम जोर नहीं है, और नारी जो है इस पुरुष से कभी किसी भी दिशा में कमजोर नहीं है। दिनकर के अनुसार नारी के केवल नर को नर को रिझाने या उसके प्रेरणा देखने की एक प्रेरणा देखने के लिए ही नहीं बनी है। मतलब केवल नारी जो है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनी है। ठीक है ना? अब देखोगे ऑर्केस्ट्रा चलता है, उसमें नारी नाचती है, सब कोई देखता है। थिएटर चलता है, सब कोई देखता है। तो मनोरंजन के लिए नहीं बना है, प्रेरणा देखने के लिए नहीं बना है, प्रेरणा देने के लिए नहीं बना है। जीवन रूपी यश में भी वह अपनी बराबर हिस्सेदारी, यानी कि जीवन के हर रूप में बराबर हिस्सेदारी है उसकी, तथा वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर भी विस्तृत है। और केवल हिंसा केवल घर तक ही नहीं, खाना बनाने और रोटी बेलने तक ही नहीं, बल्कि और बाहर भी हिस्सेदारी है। वह नर और नारी को एक दूसरे के बिना अधूरा मानते हैं। अतः पुरुष में नारीत्व का ज्योति ज्योति जगानी चाहिए,
और नर में पौरुष का अभाव होना आवश्यक है, ठीक है ना, और नारी में पौरुष का आभास होना आवश्यक है। और दिनकर जी कहते हैं अर्धनारीश्वर का सोच इसी बात की शोधक है, और अर्धनारीश्वर ने इसी बात का शोधन किया है, और दिनकर जी हमारे इसी चीज को एक दूसरे के भेद भावना को हटाना चाहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें कि आपको 2025 के एग्जाम में 400 प्लस करना चाहते हैं, मात्र 10 दिन में दिए गए नंबर पर पहले संपर्क कीजिए। आपको बता दो क्या क्या मिल रहा है, मात्र 99 रुपए में ऑफर है, और हर सब्जेक्ट का 400 ऑब्जेक्टिव 100 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट का इसी तरह से मात्र 99 मिल रहा है, और सब्जेक्ट लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है 91 17 82 30 पर कॉल या मैसेज कीजिए, जब कीजिएगा तब आपको मिल जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तुमुल कुलहाल कला में, यहाँ पे तुमुल कुलहाल कलह में कविता का संक्षिप्त आप भावार्थ को लिखे। देखो भावार्थ पूछे, सारांश पूछे, और उसके बारे में कुछ भी अगर उस किताब या उस किसी चैप्टर के बारे में भावार्थ, संक्षेपण, सारांश, उसका मतलब वही होता है कि उसके बारे में जो जानते हो लिखो। सिंपल बात है, ठीक है ना। ऐसे में आपको एक दिन लेके आऊंगा बातचीत करने का, तो बातचीत कर लेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कब कब पूछा गया, मैं एक बार थोड़ा सा इसको हम जिक्र कर देते हैं। ये क्वेश्चन 2012, 2013, 2021, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। देखो प्रस्तुत कविता तुमुल कुलहाल कला में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, क्योंकि तुमुल कुलहाल कला की बात करते हैं, इसकी जो रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है ना। प्रसाद जी की यहाँ पे सारांश की वर्तमान, यहाँ पे संसार की वर्तमान स्थिति को यहाँ पे शुद्ध आवश्यक है, क्या यहाँ पे शुद्ध आवश्यक है, ठीक है ना। किंतु इन यहाँ पे विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टि दृष्टि गोचर होती। कवि की चेतना, कवि की सोच चेतना, कवि की जो चेतना है यहाँ पे विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगी है, दुखद में डूबा हुआ है, दुखद में डूबा हुआ है। यहाँ पे अंधकारपूर्ण मन जो यहाँ पे चिंतन, यहाँ पे विषाद है। थोड़ा सा ये जो डिफिनीशन है, ये कविता की बात है, कविता कुछ ऐसा ही है जो आपको कविता है कुछ इस प्रकार से है। तो ये कहता है, मैं फिर से समझने का प्रयास करता हूँ। प्रस्तुत कविता तुमुल कुलहाल कला में शीर्षक जो कविता है छायावाद के आधार पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि संसार की वर्तमान स्थिति में यहाँ पे शुद्ध अवश्य है, किंतु इन विषमताओं के एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टि दिखाई देती है। भले यहाँ दुनिया है, दुनिया में शुद्ध अवश्य है, और विषमताएं और समस्याएं भी, मतलब विषमताओं एवं समस्याओं में भी उनके मतलब विषमता यानी कि अलग अलग है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ आशा की किरण दिखाई देता है कि भाई अभी भी कुछ बचा हुआ है। दृष्टि यहाँ पे गोचर होती है। कवि की चेतना, कवि की चेतना विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगी है या ढूंढने लगती है। दुख यहाँ पे दुख में डूबा हुआ अंधकारपूर्ण मन को, यहाँ पे मन को नितम यहाँ पे नितर्त, यहाँ पे नितर्त विषाद है। कवि जीवन के अनेक बधाव एवं यहाँ पे वसंगतियों की भुक्त भोगी एवं साक्षी है। भुक्त भोगी एवं साक्षी कवि अपने कथन की जो समष्टि होता है, संपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं यहाँ पे प्राकृतिक का सहारा लेते हैं, समष्टि और प्राकृतिक की सहारा लेते हैं। यथा मरु ज्वाला आदि इस प्रकार कवि ने जीवन के दोनों पक्षों का सूक्ष्म विवेचना किया है। थोड़ा सा ये जो कवि जो आपको सारांश लिखा हुआ है थोड़ा सा अजीब सा है, आप चाहो तो अपने तरीका से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपको यही है, तुमुल कुलहाल कला में इस क्वेश्चन का अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और जानना है, इस चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा या कहानी सुन लीजिएगा, और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन था, और इसमें 10 क्वेश्चन और लाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन से तो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, हिंदी है कुछ हो सकता है 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे। एक दोस्त आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और हम प्रयास किए, अभी भी तबीयत खराब है, आपको कितना बार बता चुके हैं, फिर भी आपके हम सामने लाने का प्रयास किए हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। थैंक यू, जय हिंद।